आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि चुनावों के बीच देश की राजधानी दिल्ली के और एनसीआर के 100 से ज्यादा बड़े बड़े और नामी स्कूलों को बम धमाकों से उड़ाने की धमकी किसने दी है। आज सुबह सुबह 5 से 6 बजे के बीच दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों के पास एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि इन स्कूलों में भारी मात्रा में विस्फोटक लगा दिया गया है और आज अल्लाह के फरमान पर ये सारे स्कूल बम धमाकों में जलकर राख हो जाएंगे। हमारे देश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब इस तरह किसी एक शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों को एक साथ बम धमाकों से उड़ाने की ऐसी कोई धमकी दी गई हो। लेकिन दिल्ली में आज ऐसा ही हुआ और दिल्ली कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, दिल्ली भारत की राजधानी है। और अजीब बात यह है कि धमकी ईमेल के जरिए सुबह 5 बजे और 6 बजे के बीच भेजी गई, जब ये सारे स्कूल उससे कुछ ही देर के बाद खुलने वाले थे। स्कूलों में बच्चे थोड़ी देर के बाद आने वाले थे और तब ये ईमेल उन्हें ऐसे समय में भेजा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 100 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या हजारों में नहीं है बल्कि लाखों में है। आप देखिए आजकल हर स्कूल में कम से कम 1,500 से 2,000 बच्चे पढ़ते हैं और इस तरह आज दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों के लगभग 2 लाख बच्चों पर बम से हमला करने की धमकी दी गई। 2 लाख बच्चों का मतलब आप समझ लीजिए लगभग 2 लाख परिवार। और जिसके बाद इन स्कूलों को सील कर दिया गया और लाखों माता पिता अचानक से चिंता में आ गए, वो पैनिक में आ गए। और बहुत सारे माता पिता ऐसे थे जो अपना सारा काम छोड़कर अपने अपने बच्चों के स्कूल की तरफ चले गए, भागे वहां और अपने बच्चों को स्कूल से वापस घर ले आए। ये वो मां बाप हैं जो इस समय भी चिंता में डूबे हुए होंगे क्योंकि ये बात उनके दिमाग से निकल नहीं रही होगी। हमारे जो संवाददाता आज ग्राउंड पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि इस धमकी के बाद जो बच्चे स्कूल के लिए सुबह अपने घरों से निकल चुके थे उनके माता पिता काफी घबरा गए और कई जगहों पर तनाव की भी स्थिति बनी रही। और अब भी बहुत सारे माता पिता पेरेंट्स ऐसे हैं जो यही सोच रहे हैं कि क्या इस धमकी के बाद बच्चों को अब स्कूल भेजना सही होगा और ये स्कूल आने वाले दिनों में कितने सुरक्षित होंगे और आखिर वो लोग कौन हैं जो उनके मासूम बच्चों पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। इस डर और घबराहट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया कि यह धमकी सिर्फ एक अफवाह थी और किसी भी छात्र और उनके परिवारों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही बात पूरी जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी कही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आज उनका स्पेशल सेल, बॉम्ब स्क्वाड, दमकल विभाग और दूसरी विशेष टीमों ने इन सभी स्कूलों में कई घंटों तक तलाशी ली है, इनकी जांच की है। लेकिन इस दौरान किसी भी स्कूल में ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि इस धमकी में 1% की भी कोई सच्चाई थी। ये धमकी सिर्फ धमकी थी, एक अफवाह थी। पुलिस का कहना है कि लगभग सभी स्कूलों को एक जैसे ही ईमेल भेजे गए और इन सभी स्कूलों की जांच के बाद यह धमकी एक अफवाह साबित हुई। किसी ने यह मेल भेजकर डराने की कोशिश की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस ईमेल में इन स्कूलों पर हमले की धमकी दी गई थी उस ईमेल की भाषा बहुत परेशान करने वाली है। वो ईमेल इस समय मेरे हाथ में है। ये ईमेल की कॉपी मैं लेकर आया हूं जो भेजी गई है। आपको पढ़कर सुनाता हूं इसमें क्या लिखा है। वैसे तो ये ईमेल अंग्रेजी में लिखा है और अंग्रेजी में बहुत आपत्तिजनक भाषा इसमें है, बहुत डरावनी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद कुछ करके सुनाता हूं ताकि आपको पता चले। इसमें लिखा है, जहां भी वो तुम्हें मिले उन्हें मार डालो, जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है वहां से उन्हें बाहर निकाल दो। स्कूल में कई बम रखे हुए हैं। अल्लाह ने हम में से कुछ को इस्लाम के दुश्मनों के साथ युद्ध करते हुए शहीद होने का मौका दिया है और उनके साथ हमने मानवता के लिए लोहा भेजा है। हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को चूमता है। इंशाअल्लाह हम उसे हवा के रास्ते भेजेंगे और तुम्हारे जिस्मों को चीर देंगे। अल्लाह की इजाजत से हम तुम्हारे गले और मुंह को चीर देंगे। हम तुम्हें आग की लपटों में भेज देंगे जिससे तुम जल जाओगे और तुम्हारा दम घुट जाएगा। इस पूरे मेल में अल्लाह और इंशाअल्लाह का प्रयोग 8 बार किया गया है और जिस ईमेल आईडी से यह मेल भेजा गया है वो ईमेल आईडी है, वो भी मैं आपको बताता हूं।
वो ईमेल आईडी है savarim@mail.ru। इसका मतलब क्या होगा ये आपको बताते हैं। ये सावारिम जो है ये है SAWARIIM, savarim@mail.ru। ये इस ईमेल आईडी से ये मेल भेजा गया है। अगर मैं इसे एक शब्द के रूप में पढ़ूं तो ये शब्द बनता है सावारिम, और ये अरबी भाषा का वही शब्द है जिसे पहली बार आतंकवादी संगठन ISIS ने वर्ष 2014 में इस्तेमाल किया था और जिहाद के लिए सलील अल सवारीम का नारा दिया था। और इसीलिए अभी दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस ईमेल और अफवाह के पीछे कोई आतंकवादी संगठन या फिर ISIS हो सकता है, या फिर ISIS जैसा कोई और आतंकवादी संगठन हो सकता है, क्योंकि इसका जो नाम रखा गया है सवारिम, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह ईमेल रशिया के एक सर्वर से भेजा गया है, और चिंता की बात यह है कि इस धमकी को भेजने के लिए टेम्परेरी ईमेल आईडी का इस्तेमाल हुआ है, जो 1 घंटे के अंदर ही निष्क्रिय हो गई। और ISIS जैसे आतंकवादी संगठन इसी तरह के टेम्परेरी ईमेल आईडी से ऑपरेट करते हैं। पहले वहां से मेल भेजते हैं और फिर उसे बंद कर देते हैं और उसे वहीं पर वो समाप्त कर देते हैं। यही वजह है कि इस ईमेल और अफवाह को दिल्ली पुलिस बहुत गंभीरता से ले रही है। और अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह ईमेल रशिया के सर्वर से आया था, इसलिए इस ईमेल को भेजने वाले लोग शायद रशिया में बैठे होंगे, ऐसा बहुत सारे लोगों को लग सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि रशिया के सर्वर से ईमेल दुनिया में कहीं से भी भेजा जा सकता है, और हो सकता है कि यह ईमेल भारत में ही कहीं से इन स्कूलों को भेजा गया हो, और इसके लिए रशिया के सर्वर का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया हो ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं और इसका रशिया के साथ कोई कनेक्शन निकाल लें। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह अफवाह इन स्कूलों में ऐसे समय पर फैलाई गई जब इससे सिर्फ 1 दिन पहले दिल्ली के ही एक अस्पताल समेत 50 सरकारी विभागों और संस्थाओं को बम धमाकों से उड़ाने की धमकी दी गई थी, 1 दिन पहले ही, और उन्हें भी इसी तरह का एक ईमेल भेजा गया था। काफ़ी स्कूल्स में आज ये ईमेल आया है और कल कुछ हॉस्पिटल्स में भी आया है, तो उस पर अलग से काम चल रहा है। तो किसी प्रकार का हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं, पूरी तरह से उसको चेक करके और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। इवन इफ इट इज अ हॉक्स कॉल वी कैन नॉट टेक चांसेस, तो हमें तो पूरी अपनी कार्रवाई करनी है। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहाँ से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। ये खुशी की बात है कि ये होक्स निकला। दिल्ली पुलिस से हम लगातार टच में थे, और दिल्ली पुलिस ने जिन जिन स्कूलों में भी बॉम्ब थ्रेट आई थी वहां पे वो पूरा बॉम्ब स्क्वाड लेके पहुंचे। सारे स्कूलों की एक डिटेल रिसर्च हुई है। कहीं पर भी किसी भी स्कूल में किसी प्रकार का बम, किसी प्रकार का हथियार, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चों के लिए खतरा हो सकती थी, वो कहीं नहीं मिली है। आज यहां एक सवाल इस अफवाह की और इस धमकी की टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि जिस समय हमारे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, जिस समय दुनिया के सबसे बड़े चुनाव चल रहे हैं भारत में, और दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है, ठीक उससे पहले दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूलों को यह धमकी भरा ईमेल आना बहुत संदिग्ध बात है। और यह बात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इस मामले में कभी भी पता यह नहीं चलता कि यह धमकी आई कहां से थी। इस तरह के जितने भी मामले होते हैं उनमें से कभी यह नहीं पता चलता कि धमकी कहां से आई थी, धमकी किसने भेजी थी, और इन धमकियों के पीछे असली मकसद क्या था। उदाहरण के लिए अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच दिल्ली के कई बड़े स्कूलों को हमले की धमकी दी गई, लेकिन इनमें से एक भी मामले में आज तक आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। और यहां बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, कर्नाटक और बेंगलुरु में दिसंबर 2023, फरवरी 2024 और मार्च 2024 में, यानी ये मार्च आप समझ लीजिए कि अभी लगभग 1-1.5 महीना पहले, मार्च में कई स्कूलों पर ऐसे ही हमले की धमकी दी गई, लेकिन इन मामलों में भी आरोपी आज तक पकड़े नहीं गए।
और इसी साल चेन्नई के भी 13 स्कूलों को बम धमाकों से उड़ाने का एक ईमेल आया और उस मामले में भी तमिलनाडु की पुलिस आज तक आरोपियों के बारे में पता नहीं लगा पाई। और अगर हम 5 साल पुराने मामलों को भी देखें तो उन मामलों में भी आज तक यह पता नहीं चल पाया कि वो अफवाह किसने और किस मकसद से फैलाई थी। कहते हैं कि इतिहास एक आईने की तरह होता है जो दुनिया को उसकी गलतियां दिखाता रहता है, और इसीलिए आज हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि वर्ष 2014 में पाकिस्तान से क्या गलती हुई थी। और इस घटना को याद दिलाने का हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, कोई पैनिक फैलाना नहीं है, लेकिन आपको बस ये बताना है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए। हकीकत तो यह है कि दिल्ली में डरने की कोई बात नहीं है। आज भी हम सारे पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि भारत में सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है। दिल्ली जैसे शहर में तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत है। आतंकवादी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते। वो मेल जरूर भेज सकते हैं दुनिया में कहीं भी बैठकर, लेकिन वो इस तरह के वारदात को अंजाम देना उनके लिए लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी आज आपको पाकिस्तान की यह 10 साल पुरानी घटना जरूर पता भी होनी चाहिए और आज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। उस समय वर्ष 2013 से 2014 के बीच पाकिस्तान के कई स्कूलों पर हमला करने की ऐसी ही धमकियां लगातार दी जा रही थी और हर बार ये धमकियां अफवाह साबित हुई, यानी बार बार धमकियां दी जाती थी, उनकी जांच होती थी और हर बार धमकी झूठी पाई जाती थी। लेकिन एक दिन 16 दिसंबर 2014 को एक आतंकवादी संगठन तालिबान ने पेशावर में सेना के एक स्कूल पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें 132 बच्चों समेत कुल मिलाकर 141 लोग मारे गए थे। 132 स्कूली बच्चे इस हमले में मारे गए। हालांकि पाकिस्तान में यह हमला उसकी आतंक समर्थित नीति की वजह से हुआ था। वो आतंकवादियों को समर्थन देते थे, आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करते थे। अगर आप अपने घर में सांप को पालेंगे तो फिर एक ना एक दिन वो सांप आपको भी डस ही लेगा, और पाकिस्तान के साथ यही हुआ था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पेशावर का यह हमला यह बताता है कि आतंकवादी अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने उस देश को भी नहीं छोड़ा जिसने पूरी दुनिया के आतंकवादियों को अपने यहां शरण दी, पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया, उन्हें पैसा दिया, उन्हें हथियार दिए, उन्हें हर तरह का समर्थन दिया। उस देश के बच्चों को भी आतंकवादियों ने छोड़ा नहीं। इसलिए हमें लगता है कि आज जिन स्कूलों में हमले की यह अफवाह फैलाई गई, ये धमकी दी गई, इस धमकी की बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए और पुलिस को आरोपियों के बारे में पता जरूर लगाना चाहिए। पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये धमकी देने वाले लोग आखिर कौन हैं और ये क्या चाहते हैं। देखिए, ये जो समय है, टाइमिंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय हमारे देश में चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में भारत के पार्टियों की और भारत के लोगों की तो बहुत दिलचस्पी है ही, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्हें भारत में इन चुनावों में क्या होता है इसमें बहुत दिलचस्पी है और वो इसे कंट्रोल भी करना चाहेंगे। दुनिया भर के आतंकवादी संगठन भी इस समय भारत पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है भारत में, कैसे इसमें कोई ना कोई ऐसी घटना की जाए जिससे ये चुनाव भटक जाए, जिससे इस चुनाव में बीच में ही कोई नया मुद्दा निकल कर आ जाए। इसलिए हम सबको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन सारे जो माता पिता हैं उनसे हम आज यही अपील करना चाहेंगे कि वो पैनिक ना करें, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। क्योंकि अगर हम डर जाएंगे, यही तो आतंकवादी चाहते हैं कि वो चाहे कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, जिसकी ज्यादा संभावना यही है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो इस तरह की धमकी देकर हमारे देश के लोगों को डरा जरूर देंगे और यही काम हमें नहीं करना है। अब हम आपको यह बताएंगे कि पहले चरण की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र का जो मुद्दा उठाया था उसका दूसरे चरण की वोटिंग पर कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। मंगलसूत्र का मतलब होता है यह मुद्दा महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो क्या महिलाओं के दिमाग पर इस मुद्दे का कोई असर पड़ा? क्या महिलाओं ने इस मुद्दे के बाद बाहर निकलकर ज्यादा वोट दिया है? आज हम इस बात की एक विवेचना करेंगे और यह विश्लेषण करेंगे। चुनाव आयोग ने पहले 2 चरणों की वोटिंग के नए आंकड़े जारी किए हैं और यह बताया है कि पहले चरण में
66.1% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से लगभग 4% कम है। और दूसरे चरण में 66.7% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से लगभग 3% कम है। और चुनाव आयोग का कहना है कि अभी उसे पोस्टल वोट्स जैसे जैसे मिलते जाएंगे, यानी जो वोट डाक से आते हैं, जैसे जैसे वो वोट मिलेंगे वैसे वैसे ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी संशोधित होता चला जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस डेटा में एम फैक्टर यानी मंगलसूत्र और महिला फैक्टर का एक ऐसा स्पाइक दिख रहा है जो बहुत कुछ बताता है। तो अब हम बताते हैं कि मंगलसूत्र का मुद्दा उठाने के बाद महिलाओं ने क्या किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के बाद 21 अप्रैल को पहली बार मंगलसूत्र का यह मुद्दा उठाया था और यह कहा था कि कांग्रेस देश के लोगों की संपत्ति, उनका पैसा और यहां तक कि महिलाओं का मंगलसूत्र भी घुसपैठियों और ऐसे लोगों में बांट देना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई और इस दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया, जबकि दूसरे चरण में केरल, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत प्रधानमंत्री मोदी के इस मुद्दे उठाने के बाद बढ़ गया। यानी महिलाओं ने दूसरे चरण में मंगलसूत्र का मुद्दा उठने के बाद ज्यादा मतदान किया है। मंगलसूत्र के मुद्दे से पहले फर्स्ट फेज में कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 5% से ज्यादा वोटिंग की और बड़े राज्यों में भी सिर्फ पश्चिम बंगाल में 1.3%, उत्तराखंड में 2.6% और तमिलनाडु में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 0.2% ज्यादा वोटिंग की थी और बिहार और असम जैसे राज्यों में तो पुरुषों ने महिलाओं से ज्यादा मतदान किया था। महिलाएं यहां पीछे रह गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा मंगलसूत्र का मुद्दा उठाने के बाद दूसरे चरण में इन्हीं दोनों राज्यों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। बिहार में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 6.3% ज्यादा मतदान किया, जबकि पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने 2.7% ज्यादा मतदान किया और पश्चिम बंगाल में महिलाओं की वोटिंग पहले चरण की तुलना में 1.4% बढ़ गई और इसका कारण मंगलसूत्र के अलावा संदेश खाली का मुद्दा भी हो सकता है, जहां टीएमसी के एक डॉन शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे चरण में केरल में 1.2%, जम्मू कश्मीर में लगभग 1%, कर्नाटक में 0.17% और असम में 0.02% महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया और ये आंकड़े बीजेपी के लिए शुभ संकेत हो सकते हैं, क्योंकि अब यह समझना होगा कि महिलाएं जब बड़ी संख्या में वोट डालती हैं तो इसका फायदा किसको मिलता है। तो अभी तक जो चुनाव हुए हैं, अगर हम उन पर नजर डालें तो उससे यह पता चलता है कि जब महिलाएं बम्पर वोट डालती हैं तो उसका फायदा प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है। और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को देश में महिलाओं के 50% से ज्यादा वोट मिले थे। हालांकि यहां यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अगर दोनों चरणों को समग्रता के साथ देखा जाए तो इस बार महिलाओं ने पुरुषों से कम मतदान किया है। अगर दोनों चरणों को मिला लें तो पहले चरण में 66.99% महिलाओं ने वोटिंग की, जो पुरुषों के मुकाबले 0.1% कम है और दूसरे चरण में 66.07% महिलाओं ने वोटिंग की, जो पुरुषों के मुकाबले 0.5% कम है। और बड़ी बात यह है कि पहले दो चरणों में औसतन 66% मतदान हुआ, जो पिछली बार से 3 से 4% कम है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों की चुनावों में इस बार दिलचस्पी भी कम है। और आप भी कई बार यह सोचते होंगे कि आखिर चुनावों में कम दिलचस्पी ले रहे भारत के इन लोगों की असली दिलचस्पी आखिर है कहां। अगर भारत के लोगों को अपने यहां हो रहे चुनाव में दिलचस्पी नहीं है, अपने यहां हो रही इस राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, तो दिलचस्पी है कहां, ये लोग कर क्या रहे हैं। तो एक नए सर्वे में यह पता चला है कि भारत के लोगों की जो रुचि है वो असल में मनोरंजन, आईपीएल और फिल्में देखने में है। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। एक नए सर्वे के मुताबिक भारत के लोग अब रोटी, कपड़ा और मकान से ज्यादा पैसा मनोरंजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन गेमिंग और आईपीएल जैसे लाइव इवेंट्स पर खर्च
कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा मनोरंजन पर खर्च किया, जिनमें 30,000 करोड़ रुपए डिजिटल मनोरंजन पर, 16,700 करोड़ रुपए ऑनलाइन गेमिंग पर, 5,500 करोड़ रुपए आईपीएल जैसे लाइव इवेंट्स पर और लगभग 4,000 करोड़ रुपए लोगों ने थिएटर में फिल्म देखने पर खर्च कर दिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार भारत में 18 से 19 वर्ष के 62% युवाओं ने चुनावों में अपना वोट देने के लिए अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया ही नहीं, लेकिन इन युवाओं ने मनोरंजन के लिए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपना अकाउंट जरूर बनाया हुआ है और हमारे देश के युवा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर हर साल लगभग 16,500 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर रहे हैं। और मनोरंजन के बाद लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा खाने पीने के सामान पर खर्च किया, लेकिन इस खर्च में एक बड़ा अंतर यह है कि अब लोग आटा, दाल, चावल, सब्जियां, इन सब के बराबर चिप्स, नमकीन, ब्रेड, चीज, बिस्किट्स, सॉसेज रोल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड पर उतना ही पैसा खर्च कर रहे हैं। यानी अब लोग आटा, दाल, चावल पर, सब्जी पर पैसा नहीं खर्च करते, बल्कि फास्ट फूड पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, पैकेज्ड फूड पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। और यह बात हाल ही में नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में बताई थी। नीति आयोग के मुताबिक भारत के ग्रामीण परिवारों का अनाज पर मासिक खर्च अब सिर्फ 4.9% है, जबकि चिप्स, नमकीन और ब्रेड जैसे पैकेज्ड फूड और बाजार में मिलने वाले दूसरे इस तरह के खाद्य पदार्थों पर उनका खर्च 9.6% है। और ऐसी चीजों पर शहरी परिवारों का खर्च और भी ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि भारत में अब लोग 2 वक्त की रोटी नहीं बल्कि 2 वक्त के चिप्स, नमकीन और फास्ट फूड से अपना पेट भर रहे हैं। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि 2 वक्त की रोटी अगर मिल जाए तो बस जिंदगी सफल हो जाए। अब लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं चाहिए, अब 2 वक्त का फास्ट फूड चाहिए, अब 2 वक्त के चिप्स चाहिए, अब 2 वक्त के बर्गर चाहिए या 2 वक्त के पिज्जा चाहिए। अब जमाना बदल गया है। आपको याद होगा 1970 के दशक में एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था रोटी, कपड़ा और मकान। और यह फिल्म ऐसे समय में आई थी जब रोटी, कपड़ा और मकान इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि लोगों के पास न खाने के लिए रोटी थी, न रहने के लिए मकान था और न पहनने के लिए कपड़ा था। इसलिए फिल्में भी ऐसी ही बनती थी, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। लेकिन अब लोगों को आटा नहीं बल्कि डेटा चाहिए। अब लोगों को खाने से ज्यादा मनोरंजन की चिंता है। अब लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं बल्कि 2 वक्त का डेटा चाहिए। अब उन्हें अपने मोबाइल फोन पर डिजिटल डेटा चाहिए जिस पर वो आईपीएल देख सके, जिस पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वो लंबी फिल्में देख सके। अब लोग उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये पहले 2 जो सबसे बड़े खर्चे हैं मैंने आपको बताए। तीसरे नंबर पर लोगों का सबसे ज्यादा पैसा ट्रेनों से कहीं ज्यादा, यानी ट्रेन में आप लोग आना जाना नहीं कर रहे, उससे कहीं ज्यादा खर्चा हो रहा है, ट्रेन पर खर्चा हो रहा है। और चौथे नंबर पर भारत के लोग अब फ्लाइट से सफर करने पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। इन दोनों बातों से यह पता चलता है कि लोग या तो ट्रेन में यात्रा पर पैसा खर्च कर रहे हैं या फ्लाइट पर खर्चा कर रहे हैं, यानी वो बाहर निकल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। ट्रेवल पर जो खर्चा है, यात्रा पर, छुट्टियों पर, वेकेशन पर, यह खर्चा अब अचानक से बढ़ गया है। पिछले 2 वर्षों में एविएशन सेक्टर में भारत के लोगों का सालाना खर्च 27.4% बढ़ा है। और सिर्फ दिसंबर 2023 में ही, सिर्फ 1 महीने के अंदर देश में 3 करोड़ 40 लाख लोगों ने हवाई सफर किया था। 3 करोड़ 40 लाख। इसका एक कारण यह भी है कि वर्ष 2014 में यूपीए सरकार के वक्त देश में 74 एयरपोर्ट थे, जो मोदी सरकार के 10 वर्षों में अब बढ़कर 148 एयरपोर्ट हो गए हैं। और एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो हवाई चप्पल पहनने वाले भारतीयों का हवाई सफर करने का जो सपना है उसे वो पूरा करेंगे। और अब ये सपना पूरा हो रहा है और हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की पूरी आबादी के बराबर लोग हर महीने हवाई सफर कर रहे हैं। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भारत के लोग अब शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा पैसा ड्यूरेबल आइटम्स यानी टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर और स्मार्टफोन खरीदने पर कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के लोगों का खर्च भौतिक सुविधाओं पर ज्यादा हो रहा है और रोटी और कपड़े पर बहुत कम पैसा खर्च हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 5 चीजों पर लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, उनमें ना तो शिक्षा है और ना ही स्वास्थ्य है।
इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोगों की पहली प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मनोरंजन, फिल्में, आईपीएल और मोबाइल फोन है। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश में क्या नए बदलाव आ रहे हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत में डिजिटल लेन देन के साथ साथ कैश का चलन भी लगातार बढ़ रहा है। नोटबंदी के समय वर्ष 2016 और 17 में भारत में 13,35,000 करोड़ रुपए की करेंसी चलन में थी, जो वर्ष 2023 और 24 में बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपए की हो गई। और पिछले 7 वर्षों में भारत में कैश रखने का चलन हर साल 15% की दर से बढ़ा है और लोग अब पहले की तुलना में एटीएम से ज्यादा कैश निकाल रहे हैं। तो हम बहुत बार कहते हैं कि हमारे देश में अब सब कुछ डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए कैश का चलन घट रहा होगा, अब लोग कैश नहीं रखते। लेकिन यह गलतफहमी है, आज भी लोग कैश रखना पसंद करते हैं। वर्ष 2022 में भारत के हर एटीएम से सालाना 1,35,00,000 रुपए कैश निकाले जाते थे, लेकिन पिछले साल हर एटीएम से 1,43,00,000 रुपए कैश निकाले गए। और इससे यह पता चलता है कि भारत में डिजिटल क्रांति के साथ साथ कैश का चलन भी लगातार बढ़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? लोग अभी भी कैश क्यों रखना चाहते हैं जबकि उनके पास डिजिटल पेमेंट करने का हर साधन है? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह हो सकता है कि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन में साइबर फ्रॉड का खतरा हर साल, हर महीने, हर हफ्ते बढ़ता जा रहा है। नए नए तरीकों से लोगों को धोखा दिया जा रहा है और जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो हर बार, हर महीने एक नया तरीका निकालकर लोगों का पैसा ठग लेते हैं ऑनलाइन। और बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं और यही वजह है कि अब भारत में ई कॉमर्स कंपनियों से लोग ऑनलाइन खरीदारी कम कर रहे हैं। वर्ष 2022 में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भारत के लोगों का खर्च 25.4% और 2023 में 14.6% कम हो गया। और इससे यह बात समझ में आती है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स की वजह से लोग अब ऑनलाइन खरीदारी से बच रहे हैं और पुराने तरीकों को ही दोबारा से अपना रहे हैं जब वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो यह है आपके लिए नया बदलता हुआ भारत। और अब भारत जो है वो हवाई चप्पल से हवाई सफर तक अपना जो सफर है उसे पूरा कर रहा है। और अब हम आपको बताएंगे कि आजकल राहुल गांधी के जो लगातार मसालेदार बयान आ रहे हैं, मनोरंजक बयान जो आ रहे हैं, जिन पर वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते रहते हैं, वो देश के लोगों को पसंद हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोगों को राहुल गांधी के ये बयान बड़े पसंद आ रहे हैं और पाकिस्तान से उन्हें समर्थन मिल रहा है। आज राहुल गांधी के एक बयान को पोस्ट करते हुए पाकिस्तान के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने लिखा है, राहुल ऑन फायर। यानी उन्हें राहुल गांधी के बयान बड़े पसंद आ रहे हैं, वो इन बयानों का समर्थन भी कर रहे हैं, एक तरीके से राहुल गांधी को शाबाशी भी दे रहे हैं। और इनमें भी जिस बयान को उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ शेयर किया है, उसमें राहुल गांधी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर टिप्पणी की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी चीजों से लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाते रहते हैं। ऐसा राहुल गांधी ने अपने इस बयान में किया था और यही बयान चौधरी फवाद हुसैन ने वापस रीपोस्ट किया है। और राम मंदिर पर राहुल गांधी का यह बयान पाकिस्तान में लोकप्रिय हो गया और चौधरी फवाद हुसैन ने इसके लिए राहुल गांधी की तारीफ भी कर दी। लेकिन यहां आपको यह पता होना चाहिए कि फवाद हुसैन पाकिस्तान के वही मंत्री हैं जिन्होंने मंत्री रहते हुए पाकिस्तान की संसद में यह माना था कि वर्ष 2019 में पुलवामा का आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने ही करवाया था और कहा था कि पाकिस्तान को इस हमले पर गर्व है, पाकिस्तान को पुलवामा हमले पर गर्व है। और आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस भी वही पार्टी है जो पाकिस्तान के साथ हमेशा बेहतर संबंध बनाने पर जोर देती रहती है। और कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर इसी साल फरवरी में पाकिस्तान गए थे और तब उन्होंने वहां एक कार्यक्रम में मोदी सरकार की बड़ी आलोचना की थी और कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध इसलिए नाजुक मोड़ पर हैं क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। और वर्ष 2015 में भी पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर उन्होंने यही कहा था कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधारने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मोदी को हटाओ और कांग्रेस को लाओ, यानी इनको हटाइए और हमें ले आइए। तब उन्होंने कहा था इनको हटाइए यानी मोदी को हटाइए और आप हमें ले आइए, फिर संबंध ठीक हो जाएंगे।
अब वही पाकिस्तान भारत के लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बयानों को पसंद कर रहा है और राहुल गांधी की लोकप्रियता पाकिस्तान में शायद तेजी से बढ़ भी रही है। तो अक्सर कांग्रेस पर यह आरोप लगता ही रहता है कि कांग्रेस पाकिस्तान का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समर्थन करती रहती है। और अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के एक मंत्री से मिली यह शाबाशी राहुल गांधी को वोटों का फायदा कराएगी या फिर नुकसान कराएगी, क्योंकि कई बार तारीफ जब मिलती है तो तारीफ का नुकसान भी हो जाता है। हालांकि एक ऐसा खास वर्ग हमारे देश में आज भी मौजूद है जो कि ये तारीफ पाकिस्तान से आने के बाद राहुल गांधी का समर्थन और ज्यादा करने लगेगा। अब हम आपको यह बताएंगे कि देश में बिहार 4000 और नीतीश कुमार ट्रेंड क्यों कर रहा है। तो 4000 नीतीश कुमार और बिहार। पिछले 15 दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दूसरी बार बिहार की रैली में गलती से 400 पार की जगह 4000 पार का नारा लगा दिया और कहा कि एनडीए इस बार 4000 पार होगा। और उनके इसी बयान के बाद देश में बिहार 4000 और नीतीश कुमार ट्रेंड कर रहे। हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार में 40 सीट लड़ना है, 40 सीट जीत जाए और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 4000 से 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने एनडीए 400 पार के नारे को 4000 पार कहा हो। नीतीश कुमार ने पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ही एक रैली के दौरान उसी मंच से जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे वहां 400 पार की जगह 4000 पार का नारा लगाया था और तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर भी छुए थे और पूरा देश हैरान रह गया था जब उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हुए देखा। जबकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के बराबर ही हैं उम्र में। प्रधानमंत्री मोदी भी 73 वर्ष के हैं और नीतीश कुमार भी 73 वर्ष के ही हैं। अब देखिए समय का चक्र। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का कड़ा विरोध किया था। तब वो प्रधानमंत्री मोदी से बड़े कटे कटे से रहते थे और एक समय था जब वो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का एक राइवल मानते थे, बराबरी का प्रतिद्वंदी मानते थे। उन्हें लगता था कि वो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और आपको याद होगा कुछ समय पहले तक जब इंडिया गठबंधन बन ही रहा था विपक्ष का, उस समय नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और तब तक भी वो खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। यानी उनके मन में हमेशा वो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानकर चलते थे। लेकिन अब समय देखिए जब वो रैलियों में सार्वजनिक रूप से मंच पर बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और अब बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। वो बार बार लोगों का ऐसा कहना है कि नीतीश कुमार बोलना कुछ चाहते हैं और वो बोल कुछ और जाते हैं। और जो बिहार की राजनीति में उन्हें बहुत करीब से जानते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अब शायद उम्र उनके दिमाग पर असर डाल रही है और वो कई बार भाषण देते देते भूल जाते हैं। कई बार उनकी याददाश्त जो है वो थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है और यही कारण है कि अब वो लंबे लंबे भाषण देने लगे हैं। 5 मिनट अगर उनसे कहा जाता है तो वो 5 मिनट की बजाय 15 मिनट बोलते हैं और उस दौरान भी कई बातें वो ऐसी बोल जाते हैं जो कि फैक्चुअली सही नहीं होती और कई बार ऐसे गलती भी कर रहे हैं जैसे 400 पार को 4000 पार कह दिया। अब आप ये देखिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अपमान को लेकर देश के लोगों से क्या कहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा कहा है जो आप सबको जरूर सुनना चाहिए। आप याद कीजिए 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा के मैदान में आया तो 2014 में कांग्रेस के मुद्दे क्या थे। तब कांग्रेस ने यही चला, ये चाय वाला क्या करेगा, ये गुज्जू क्या करेगा, ये उसको गुजरात की समझ है, देश की क्या समझ है, ये दाल भात खाओ वाला क्या करेगा, यही चलता था। कांग्रेस की सभा में चाय की कितली लेकर के बेची जाती थी। देखो ये मोदी आया,
ये मेरी मजाक उड़ाई जाती थी, लेकिन देश ने उनकी हरकतों को ऐसा जवाब दिया जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए। 2019 में जब दूसरा चुनाव आया, उन्होंने कोई सबक नहीं लिया और क्या किया, 2019 के चुनाव में निकल पड़े, चौकीदार चोर है, याद है ना, चिल्लाते थे और कहते थे मोदी खून की दलाली करता है, और राफेल के छोटे छोटे खिलौने बना करके सभी सभाओं में घूमते थे, राफेल लेकर के। मंच पर भी इस बार संविधान लेके घूम रहे हैं, उस समय राफेल लेके घूम रहे थे। एचएएल को लेकर के भांति भांति के झूठ फैलाए। जनता ने फिर एक बार उनकी स्थिति ऐसा पैदा कर दी कि वो अधिकृत रूप से विपक्ष भी नहीं बन पाए। कांग्रेस के शहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को, पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया। मोदी क्योंकि गुजरात से है, इसलिए पूरे देश में गुजरातियों के विरुद्ध नफरत फैलाने की एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। ये नहीं रुके, इन्होंने मेरे माता पिता पर भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है, जो भी आपने सुनी, असल में उनका ये संदेश आज वोटर्स के लिए नहीं है, ये संदेश उनके फैंस के लिए है। क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के फैंस की संख्या बहुत है, करोड़ों में उनके फैंस हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी उन्हें इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो करोड़ों फैन हैं उनके, वो भावनात्मक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को ये बात अच्छी तरह पता है, हर बार ये साबित होता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करता है तो उनके ये करोड़ों चाहने वाले लोग जो हैं ये बहुत आहत हो जाते हैं, ये क्रोधित हो जाते हैं और उसके बाद ये प्रधानमंत्री मोदी के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने वही बात कही है जो वो पहले कहते थे कि उनका अपमान हो रहा है। अपमान क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि वो गरीबी से संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी हैं और वो जानते हैं कि ओबीसी वर्ग, देश का पिछड़ा वर्ग और देश के गरीब, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने आप को जोड़कर देखते हैं, क्योंकि उनका संघर्ष और प्रधानमंत्री मोदी का संघर्ष एक जैसा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग संविधान का मुद्दा इस समय उठा रहे हैं, जैसे राहुल गांधी अब लगातार जब चुनावी सभाओं में जाते हैं तो संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं। वो अपने उम्मीदवारों को भी कह रहे हैं कि वो भी जहां भी जाएं संविधान की कॉपी लेकर जाएं, एक प्रति लेकर जाएं और लोगों से कहें कि संविधान खतरे में है और लोकतंत्र भारत का वो खतरे में है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जो करोड़ों फैंस हैं और उनके जो चाहने वाले हैं, जो गरीब हैं, ओबीसी हैं और पिछड़े हैं, वो ये बात जानते हैं कि अगर भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती अगर आपको देखनी है तो वो आपको प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे में दिखाई दी जाएगी। क्योंकि अगर इतने गरीब परिवार का कोई व्यक्ति चाय बेचते बेचते, गरीबी से संघर्ष करते करते, ओबीसी वर्ग में पैदा होने के बाद, पिछड़े वर्ग में पैदा होने के बाद देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इसका मतलब भारत से ज्यादा मजबूत लोकतंत्र किसी और देश का हो नहीं सकता और भारत से ज्यादा मजबूत संविधान और कहीं का हो नहीं सकता। तो अगर आपको इस संविधान के एक सबसे बड़े लाभार्थी को देखना है, जिसको इस संविधान का लाभ मिला है, जिसे इस लोकतंत्र का लाभ मिला है, जो इस संविधान और लोकतंत्र की वजह से आज आपके सामने है, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर ये संविधान ना होता और भारत में ये लोकतंत्र ना होता तो आज प्रधानमंत्री मोदी भी इस कुर्सी पर ना बैठे होते। इस बार के चुनाव में एम फैक्टर यानी मोदी फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम बहुत सारे एम फैक्टर आपको बता चुके हैं कि इस बार बहुत सारे एम फैक्टर छाए रहे। कहीं मछली का एम फैक्टर छाया रहा, कहीं मंगलसूत्र का एम फैक्टर है, कहीं मुसलमान का एम फैक्टर है, लेकिन एक और एम फैक्टर है और वो है मोदी का एम फैक्टर। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अपमान को अब एक बड़ा मुद्दा बना लिया है और जब जब विपक्ष ने उनका अपमान किया है तब तब देश के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी को और ज्यादा समर्थन मिला है।
अब हम आपको अमेरिका में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बारे में बताते हैं, जहां बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में छात्र फिलिस्तीनियों के समर्थन में अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे ही जैसे हमारे देश में एक जमाने में जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हुआ करता था या जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कुछ वैसा ही अब अमेरिका में दिख रहा है। अमेरिका में अब पुलिस के एक्शन की मदद से छात्रों के इजराइल विरोधी प्रदर्शनों को खत्म किया जा रहा है और कई यूनिवर्सिटीज में पुलिस ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बड़ी सख्त कार्रवाई की है। कल रात न्यूयॉर्क पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर सख्त कार्रवाई की और इस विरोध प्रदर्शन को समाप्त करवा दिया। अमेरिका में छात्रों का प्रोटेस्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुआ था और इसी के बाद यह पूरे अमेरिका की दूसरी यूनिवर्सिटीज में फैल गया और सबसे पहले पुलिस ने अब यहीं पर कार्रवाई की है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्र 2 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक दिन पहले ही उन्होंने यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रशासनिक भवन, जिसे हैमिल्टन हॉल कहते हैं, उस हैमिल्टन हॉल पर उन्होंने कब्जा कर लिया और उस हैमिल्टन हॉल पर उन्होंने कब्जा करके वहां डेरा डाल लिया, अपने छोटे छोटे टेंट्स लगा लिए और कहा कि अब से वो यहीं रहेंगे और यहीं से विरोध प्रदर्शन करेंगे। यूनिवर्सिटी ने सख्ती के साथ छात्रों को कल तक प्रदर्शन खत्म करने का समय दिया था, लेकिन जब छात्र नहीं हटे तो मजबूर होकर यूनिवर्सिटी ने कैंपस में पुलिस को बुला दिया। कल रात न्यूयॉर्क पुलिस खिड़कियों से रास्ता बनाकर इसी हैमिल्टन हॉल के अंदर प्रवेश कर गई। उसने पहले इस हॉल को खाली कराया, इसके बाद उन्होंने पिछले 2 सप्ताह से लगे प्रदर्शनकारियों के इन टेंट्स को वहां से हटाया और कैंपस को पूरी तरह से, इस कैंपस को पूरी तरह से उन्होंने खाली करा लिया। ये सारे उन कैंपस की, यूनिवर्सिटी कैंपस की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस घुसी हुई है। देखिए, अब आप ये देखिए कि भारत में भी वर्ष 2019 में सीएए के विरोध में पुलिस ने दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसी तरह से कार्रवाई की थी, लेकिन तब इसे लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। तब अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के छात्रों और पूर्व छात्रों ने और यूरोप के और अमेरिका के मीडिया ने भारत की पुलिस की निंदा की थी और कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया, छात्रों का दमन किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है, पुलिस जो है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसी कैसे। लेकिन आज उसी अमेरिका में पुलिस यूनिवर्सिटीज में घुस रही है और छात्रों के प्रदर्शनों को अपनी लाठी के दम पर बल प्रयोग करके रोक रही है और छात्रों को वहां से गिरफ्तार करके ले जा रही है। वैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद अमेरिका की एक और बड़ी यूनिवर्सिटी UCLA में भी पुलिस को बुलाया गया, लेकिन वहां इसकी वजह कुछ और थी। इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के ही 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया और वहां फिलिस्तीन और इजराइल का समर्थन कर रहे छात्रों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस आ गई और इस यूनिवर्सिटी में भी 2 दिन पहले छात्रों में ऐसा संघर्ष हुआ था। वहां इजराइल के समर्थन में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और छात्र इजराइल में इजरायली बंधकों को रिहा करने की भी मांग कर रहे हैं, जिन्हें फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर से बंधक बनाकर रखा है। उन्हें छोड़ने के लिए भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यानी प्रोटेस्ट दोनों तरफ से है, इजराइल के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ। अमेरिका में अब भी कई यूनिवर्सिटीज में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई जगह छात्रों ने अपने टेंट्स लगा लिए हैं। वहां छात्र दिन रात कैंपस में ही रहते हैं और विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। उनके खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है और बाहर से भी लोग यूनिवर्सिटीज में जाकर छात्रों को खाने पीने का सामान दे रहे हैं, उन्हें अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि एक तरफ अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मीडिया में ये खबरें छाई हुई हैं, लेकिन इसी बीच एक नई रिपोर्ट आई है जो बताती है कि यूरोप में मीडिया की आजादी पर खतरा बढ़ रहा है, जबकि यही यूरोपीय देश भारत और दूसरे देशों में प्रेस की आजादी को लेकर हर बार सवाल उठाते हैं। यूरोप के 19 देशों में प्रेस की आजादी के बारे में आई एक वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि पूरे यूरोपियन यूनियन में मीडिया की आजादी कम हो रही है और इसकी कई वजहें इसमें बताई गई हैं। पहला, इन देशों में कई बड़े मीडिया संगठनों को मुट्ठी भर लोग चलाते हैं, वहां के शक्तिशाली पैसे वाले लोग। फ्रांस, पोलैंड, हंगरी, नेदरलैंड्स, स्लोवाकिया और क्रोएशिया जैसे देशों में मुट्ठी भर लोग, पैसे वाले लोग और प्रभावशाली लोग मीडिया को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। दूसरा, कई यूरोपीय देशों में सेंसरशिप है
और सरकार पत्रकारों को ठीक से काम नहीं करने देती। जर्मनी, हंगरी, नेदरलैंड्स और जैसे देशों में ऐसे पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और दूसरे कार्यक्रमों में जाने की इजाजत नहीं दी जाती जो सरकार की आलोचना करते हैं, और ना ही उन्हें खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए जाते हैं। तीसरी वजह यह है कि कई देशों में पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं और उन पर हमले होते हैं। पिछले साल फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस और क्रोएशिया में पत्रकारों पर हमले किए गए। हंगरी और स्लोवाकिया में तो पत्रकारों को चुने हुए नेताओं ने गालियां दी और जान से मारने की धमकियां दी। फ्रांस और बल्गेरिया में पुलिस ने पत्रकारों को बचाने की जगह खुद उनकी पिटाई की। इसके अलावा कई देशों में पत्रकारों की जासूसी भी करवाई जाती है। जर्मनी, ग्रीस, नेदरलैंड्स और पोलैंड में पत्रकारों की पेगासस और प्रेडेटर जैसे स्पाईवेयर्स के जरिए जासूसी करवाई गई। और सबसे बड़ी बात यह कि यूरोप के बहुत से देशों में प्रेस की आजादी पर खतरे के साथ प्रेस की विश्वसनीयता भी खतरे में आ गई है। स्लोवाकिया में सिर्फ 27% लोगों को वहां के मीडिया पर भरोसा है, ग्रीस में 19%, चेक रिपब्लिक में 30%, फ्रांस में सिर्फ 37% और हंगरी में सिर्फ 25% लोग अपने देश के मीडिया पर विश्वास करते हैं। यूरोप के कई देशों में लोग सरकारी मीडिया पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वो बिल्कुल एक तरफा खबरें बताते हैं और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के फायदे वाली खबरें ही वहां पर बताई जाती हैं। तो देखिए, ये वो देश हैं जो भारत जैसे देश को बताते हैं कि यहां मीडिया की आजादी खतरे में आ गई है, यहां लोकतंत्र खतरे में आ गया है और यहां छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। अब आपने अमेरिका में देख लिया कि कैसे वहां पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर छात्रों को डंडे मार रही है, गिरफ्तार कर रही है और उनका दमन कर रही है, क्योंकि ये सारे छात्र हमास के पक्ष में और फिलिस्तीनियों के पक्ष में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मौका जितना छोटा शब्द है उतने ही छोटे समय के लिए ये जीवन में भी आता है। इसलिए अगर आपको जीवन में कभी कोई मौका मिले तो उसे व्यर्थ न जाने दें।